हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उस पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और जहाँ पे 9 PM और 10 AM पर डेली क्विज कराया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सामाजिक शोध का प्रथम चरण है समस्या का प्रतिपादन, विधि का प्रयोग, आंकड़ों का विश्लेषण या तथ्य संकलन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, जो सामाजिक शोध का प्रथम चरण होता है तो सर्वप्रथम समस्या का प्रतिपादन। तो आइंस्टीन और इनफील्ड ने कहा कि समस्या का प्रतिपादन प्रायः इसके समाधान से अधिक आवश्यक होता है। अगला, सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? उपकल्पना का निर्माण, समस्या का निर्माण या निर्धारण, प्रश्नावली का निर्माण या शोध विकल्प का निर्माण। तो सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण होगा समस्या का निर्माण या निर्धारण। अगला है, सामाजिक अनुसंधान के चरणों को निम्नलिखित में से व्यवस्थित क्रम में कीजिए। उपकल्पना का निर्माण, शोध समस्या का चयन एवं परिभाषा, अवधारणा एवं सिद्धांत का पुनरावलोकन, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाए, पहले हम करेंगे शोध या समस्या का चयन करके परिभाषित करेंगे, उसके बाद कोई सिद्धांत, उसके बाद हम उपकल्पना का जो है नहीं यहाँ अवधारणा एवं सिद्धांत का पुनरावलोकन से संदर्भ में है कि जो है पुस्तक रिव्यू नहीं पढ़ते हैं हम, पुस्तक रिव्यू, तो उसको देखते हैं। तो पुस्तक रिव्यू या लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, समस्या का चयन करने के बाद, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद तब हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष या सामान्यीकरण होता है। तो यहाँ थोड़ा बुझाने के लिए दे दिया है कि अवधारणा एवं सिद्धांत का पुनरावलोकन, अर्थात जो पहले से शोध रिसर्च हो चुके हैं, रिसर्च ग्रंथ, उनका अध्ययन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा C, B, C और A, देन D, लास्ट में निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण। अगला है, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम है। आंकड़ों का प्रक्रम, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण या आंकड़ों का प्रक्रम, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का प्रक्रम, आंकड़ों का विश्लेषण या आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रक्रम या आंकड़ों का संकलन। तो यहाँ पे जो सही क्रम होगा, तो सर्वप्रथम हम आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, तब उन्हें एक क्रम में करेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। जो एक क्रम है तो इसे कहीं कहीं आपको वर्गीकरण भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला है, सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? इकाइयों का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का वर्गीकरण या अग्रिम अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा, जब तथ्य का हम इकट्ठा कर लेंगे तो उसके बाद हम तथ्यों को वर्गीकरण कर लेंगे। अगला है, सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य क्या है? समझ, भविष्यवाणी, नियंत्रण या सभी। तो सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य सभी सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है, प्रयोगात्मक शोध क्या है? एक स्वतंत्र चर पर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना, अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ का प्रभाव का अवलोकन करना या उपयुक्त सभी। तो प्रयोगात्मक शोध में इन सभी को शामिल किया जाता है। स्वतंत्र चर को का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है, चरों, कुछ जो बाह्य चर होते हैं या नियंत्रित चर होते हैं उन्हें स्थिर रखा जाता है, और अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ का अवलोकन किया जाता है। तो चर मुख्यतः दो प्रकार से प्रयोगात्मक चर में देखे जाते हैं। एक इंडिपेंडेंट चर, जिसमें जोड़ तोड़ के बाद हम प्रभाव देखते हैं, और दूसरा आश्रित चर अर्थात अस्वतंत्र चर होता है। तो प्रयोगात्मक शोध में होता है एक
इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट पर हम प्रभाव देखते हैं और जोड़ तोड़ करने के लिए हम स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट चर का प्रयोग करते हैं। अगला है सामाजिक अनुसंधान में कौन सा एक आवश्यक है? दिन प्रतिदिन भ्रमण, अध्ययन क्षेत्र निदर्श, वाटिका बगीचे, नदी क्षेत्रों का दौरा। तो 10 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अध्ययन क्षेत्र और निदर्श के लिए सामाजिक अध्ययन आवश्यक है। अगला है वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य में जो अनुसंधान किया जाता है उसे कहते हैं आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, व्यक्तिगत अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों, जब सिद्धांत के विकास की चर्चा होगी तो वहाँ पे हम बेसिक या आधारभूत या फंडामेंटल अनुसंधान करते हैं। अगला है वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तिता या सहज बोध अवलोकन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वैज्ञानिक विधि का जो प्रमुख लक्षण इनमें से नहीं है वह है सहज बोध अवलोकन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों के अध्ययन में होती है? निरीक्षण, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। तो समाजशास्त्र द्वारा समाज के मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए जो वैज्ञानिक विशेषताओं के रूप में देखा जाता है उसमें निरीक्षण या अवलोकन, सत्यापन या वर्गीकरण, सामान्यीकरण या निष्कर्ष एवं भविष्य को शामिल किया जाता है। अगला है कार्ल पियर्सन के किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? सहसंबंध गुणांक, साक्षात्कार प्रदर्शन, माध्य गणना या काई वर्ग। तो कार्ल पियर्सन जो है इनका प्रमुख योगदान है कि इन्होंने काई वर्ग परीक्षण का विकास किया था। काई वर्ग परीक्षण में इस तथ्य की जानकारी होती है कि किसी समग्र विशेषता वाली या अवलोकित का प्रत्याशित अर्थात अंतर हमारी आधारभूत जो परिकल्पना है किस प्रकार गलत हो सकती है या गलत होने का कारण क्या होता है। अगला है काई स्क्वायर परीक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? दो परिवर्तों के बीच संबंध के परीक्षण हेतु, दो परिवर्तों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण हेतु, दो परिवर्तों के बीच लगाव परीक्षण हेतु या दो परिवर्तों के मध्य सहसंबंध की जानकारी हेतु। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। दो परिवर्तों के बीच अंतर के मध्य महत्व के परीक्षण को देखने हेतु काई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। अगला है सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किनके बीच होता है? +2 और -2, 1 और 9, +-1 और +1 के बीच या 1 और 10 के बीच। तो सहसंबंध का गुणांक जो मूल्य होता है उसका -1 और +1 के बीच में मान आता है। इसमें जब 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य कारण एवं परिणाम के संबंधों को देखा जाता है तो वहाँ पे जो है सहसंबंध देखा जाता है। सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा -1 और +1 के बीच में आएगा। अगला तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया है? पीबी यंग, मैक्स वेबर, जेएस मिल या कार्ल पॉपर। तो तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम जेएस मिल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसमें इन्होंने प्रयोगात्मक प्रक्रिया की नींव रखी थी। बाद में इसमें संशोधन भी किया गया था। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों में माध्य क्या होता है? 50, 100, 20 या 25। तो राइट आंसर हो जाएगा माध्य जो होता है 20 होगा। तो माध्य निकालने के लिए जो सूत्र का प्रयोग करते हैं तो आंकड़ा जो होता है x बराबर सिग्मा x बटे n अर्थात कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो n बराबर हमारा यहाँ पे कितना है 5 और आंकड़ों का कुल योग कितना हो जाएगा 50, 10, 60, 60, 20, 80, 80, 20, 100, 100 भागे 5 बराबर हमारा जो हो जाएगा माध्य इसका 20। तो राइट आंसर हमारा सी होगा।
अगला है निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो है सर्वप्रथम इसे एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम कर लेंगे 5 7 7 8 9 10 12 15 और 21। तो इसका जो होता है सूत्र होता है वह n+1/2वां पद होता है, वह पद। तो कितने पद हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पद हैं। तो 9 पद हैं तो 9 धन 1/2 बराबर 10/2, 10/2 तो काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 आएगा। तो 5वां पद जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें पद में 1 2 3 4 5, तो राइट आंसर हमारा 9 होगा। 9 इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो इसका सूत्र क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए, n+1/2 वां पद। जितनी संख्या होंगी उसको जोड़, उसकी संख्याओं का नंबर कितना है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा वही पद हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने पद हैं, 9 पद हैं। तो 9 पदों को 9 + 1 करके हमने भाग 2 से दे दिया। तो यहाँ पे हमारा 5वां पद जो है वह हो जाएगा। क्रम में करने पे 5वां पद हमारा 9 आ रहा है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा 9 हो जाएगा। अगला है माध्यिका का सही सूत्र क्या है। तो एक तो सूत्र जो अभी बताए हैं वो लगा सकते हैं, और एक सूत्र इस तरह से प्रयोग होता है जो कि लॉन्ग टर्म में हो जाता है। तो इसमें सही सूत्र क्या हो जाएगा, तो सही सूत्र माध्यिका का जो होगा वह होगा L1 + L2 - L1/F बराबर M-C। तो यह प्रक्रिया जो है बहुत लंबा हो जाता है, जहाँ L1 इसमें क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग का निम्नतम सीमा होता है। इसमें जब ऐसे करके 10 से 20 करके दिया रहता है तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो माध्यिका वर्ग का निम्नतम सीमा होगा, L2 जो होगा वह उच्चतम सीमा होगा। जैसे यहाँ निम्नतम सीमा 10 है, उच्चतम 20 है, तो 10 लिया जाएगा और यहाँ से L2 हमारा 20 हो जाएगा, इस तरह से। उसके अलावा जो M है वह माध्यिका होगी, अर्थात बीच में कौन सा नंबर पड़ रहा है। उसके बाद जो हमारा AF दे दिया है, तो यह यहाँ पर आवृत्ति निकाली जाती है। तो आवृत्ति हमारा F होगा और माध्यिका के पहले की आवृत्ति जो होगी वह होगा C हमारा। तो यह प्रक्रिया काफ़ी लंबा होता है, उसे सूत्र ही पूछता है एग्ज़ाम में, तो सूत्र आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा B, L1 + L2 - L1/F × M-C। अगला है प्रमाप विचलन और इस प्रकार के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल क्या, यह किसने परिभाषित किया है। किसने कहा कि प्रमाप विचलन इस प्रकार के विचलनों के वर्गों का माध्य का वर्गमूल है। किसने परिभाषित किया है प्रमाप विचलन को, ए बाउले, L.R. कॉर्नर, T.N. एलहंस या P.V. एंग। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा F.C. मिल्स जो है, इन्होंने कहा है कि जो प्रमाप विचलन होता है वह इस प्रकार का विचलन होता है, जितने विचलन होते हैं उनके वर्गों का माध्य का वर्गमूल होता है। अगला बहुलक के निर्धारक के सूत्र z बराबर 3m - 2x बराबर में x क्या है। तो x पूछा है, समानांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है या मानक विचलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा x को यहाँ समांतर माध्य के रूप में दर्शाया जाता है और m को माध्यिका के रूप में देखा जाता है।
अगला, उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शोध समस्या का संभावित उत्तर सिद्धांत से संबंधित, अनुभवजन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। तो कौन सा कथन सही है कि जो उपकल्पना होती है वह शोध समस्या का संभावित उत्तर या हल होता है। तो उपकल्पना जो है शोध के विषय के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा उद्देश्य होता है जिसे कामचलाऊ निष्कर्ष भी कहा जाता है। वह चिंतन अनुसंधान के पूर्व किया जाता है, अर्थात एक कल्पना की जाती है कि इसका हल या निष्कर्ष ये हो सकता है। इसे संभावित उत्तर भी कहा जा सकता है एक तरह से, जिसका अभी परीक्षण करना बाकी रहता है। किसने कहा है कि एक उपकल्पना जो है कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच की जानी बाकी रहती है? G.A. लुंडबर्ग, P.V. यंग, W. गुडे या P.A. हार्ट या P.S. कोहेन? तो राइट आंसर हो जाएगा G.A. लुंडबर्ग का कथन है कि उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है या निष्कर्ष है जिसकी जांच की वैधता की जांच की जानी बाकी रहती है, अर्थात यह भी वैलिड होगा या नहीं होगा या जांच करने के बाद बताया जाता है। अगला है, लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या अवलोकन? तो यहाँ पूछा कौन सा श्रेष्ठतम विधि होगा, तो राइट आंसर होगा साक्षात्कार। जो हो इन्होंने माना है कि साक्षात्कार जो विधि होती है यह किसी डाटा का कलेक्शन करने के लिए सबसे श्रेष्ठतम विधि के रूप में इन्होंने देखा है। अगला है, व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए जो जानकारी प्राप्त की जाती है वह कहलाती है व्यवहारिक शोध, वैध शोध, विशुद्ध शोध या अनुभविक शोध? तो यहाँ पे ठीक व्यवहारिक जीवन की बात हो रही तो इसे व्यवहारिक शोध के रूप में देखा जाता है। यंग के अनुसार है कि जब खोज का एक निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं एवं कल्याण के रूप में किया जाता है तो उसे हम व्यवहारिक शोध के रूप में देखते हैं। इसकी मान्यता के आधार पर शोध जो होते हैं वह एक दूसरे को व्यवहारिक रूप में देखते हैं, अर्थात व्यवहारिक जीवन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, 20 स्टेटमेंट किसके द्वारा विकसित किया गया है? TST, लखनऊ स्कूल के द्वारा, फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा, बम्बई स्कूल द्वारा या शिकागो स्कूल द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा D, 20 स्टेटमेंट टेस्ट जो होता है वह शिकागो स्कूल के विचारक कूहन के द्वारा विकसित किया गया था। मीड ने प्रस्ताव किया था कि जब सामाजिक संपर्क के माध्यम से आत्मस्व उभरता है तो इसकी सूचक के लिए जवाब में इन्होंने 20 प्रश्न की बात की है। मैं कौन हूँ कि मूल जो है मैं कौन हूँ यह जो है इसका मूल प्रश्न था। और इसी तरह कई प्रश्न इन्होंने लगभग 20 प्रश्न बताए जिससे किसी व्यक्ति के अपनी आत्म या आत्म के बारे में जानने में सहायता प्राप्त होती है। तो 20 स्टेटमेंट टेस्ट अर्थात 20 स्टेटमेंट टेस्ट है मतलब 20 ऐसे क्वेश्चन जिससे व्यक्ति के आत्म के बारे में पता चलता है या पहचान का आकलन किया जाता है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? सीमित प्रयोग, संचार साधनों की तुलना में सहायक, वस्तुनिष्ठ अध्ययनों में सहायक, भूतकालीन सामाजिक जीवन में सहायक? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, सीमित प्रयोग। अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित नहीं है सीमित प्रयोग, जबकि संचार साधनों की तुलना में सहायक हो सकता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययनों में भी सहायक हो सकता है और भूतकालीन जो सामाजिक जीवन में है उसको भी देखने या परखने में सहायक हो सकता है। अगला है, कंप्यूटर केवल युग्म संख्या का प्रयोग करता है जिसमें सभी प्रकार की संख्याओं का प्रतिनिधित्व 2 अंकों के सम्मिश्रण द्वारा होता है। इस सम्मिश्रण के 2 अंक क्या हैं? 0, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 और 4। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसे हम बाइनरी संख्या के नाम से भी जानते
है। तो कंप्यूटर बाइनरी अंक का प्रयोग करता है किसी भी संख्या या शब्द के लिए। किसने कहा है कि मानक विचलन अंकगणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के माध्य का वर्ग है? C.A. मोजर, जी लुंडबर्ग, P.V. यंग या D.N. एल्हांस? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा D.N. एल्हांस का कथन है कि मानक विचलन अंकगणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के माध्य का वर्ग होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन मेजरमेंट ऑफ फ्रॉम मीन। तो कौन है? D.N. एल्हांस। अगला है सामाजिक सांख्यिकी मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? बोगार्ट्स, गुडेनहार्ट, जे स्मिथ, सोरोकिन। तो राइट आंसर हो जाएगा बोगार्ट्स। बोगार्ट्स का कथन है कि सामाजिक सांख्यिकी मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित हैं। अर्थात जैसे सामाजिक सांख्यिकी है मानव की जनसंख्या, मानव की आयुगत जनसंख्या, ये सब जानने के लिए इन्होंने कहा मानवीय तथ्य के बारे में जानने वाला जो गणित होता है वह सामाजिक सांख्यिकी है। अगला है किसका कथन है सांख्यिकी अनुमान तथा संभाव्यता का विज्ञान है? D.N. एल्हांस, M. ब्लेयर, कार्ल पियर्सन, A.L. बॉन्डिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी A.L. बॉन्डिंगटन जो है सांख्यिकी अनुमान तथा संभाव्य विज्ञान का है। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ द एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो हो गया। तो प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है? औसत विचलन, चतुर्थांश विचलन, विस्तार या मानक विचलन? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसरण का सबसे अच्छा माप होता है मानक विचलन। मानक विचलन जो होता है वह माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य जो धनात्मक वर्गमूल के रूप में देखा जाता है। अगला है निम्नांकित में से किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता से है? तो वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करने हुए किसने कहा है कि किसी तथ्य अथवा प्रमाण की जो है निष्पक्ष बिना भेदभाव के जांच करना ही वस्तुनिष्ठता है? ग्रीन, A. वाल्फ, जे गुडेनहार्ट, P.V. एंड। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन के अनुसार यह कथन है कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता से होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।